प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज की इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 57 से लेकर के अनुच्छेद 62 के बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कहा गया है। सबसे पहले आप आते हैं अनुच्छेद 57 में, जहां पर कहा गया है पुनर्निर्वाचन की बात। पुनर्निर्वाचन में आप यहां पर देखें कि दो चीजें हैं, वर्तमान और दूसरी चीज है पहले रह चुका राष्ट्रपति। कोई भी दोबारा जो है निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है। इसके लिए जैसे कि आप देखते हैं कि इस समय अपनी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी चाहें तो अगले बार भी खड़ी हो सकती हैं, उसके अगले बार भी खड़ी हो सकती हैं, जब तक चाहें तब तक इलेक्शन में राष्ट्रपति के वो खड़ी हो सकती हैं। दूसरी चीज, एक चीज और भी आप यहां पर देखिए कि जैसे इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी भी चाहें तो खड़े हो सकते हैं, या हम जो भी राष्ट्रपति जीवित हैं इस समय भूतपूर्व, वो भी खड़ा हो सकता है। जब तक चाहे तब तक खड़ा हो सकता है। यह पुनर्निर्वाचन की पात्रता जो है यहां पर ये अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। अब हम आते हैं अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 जो हमारी है ये अर्हता की बात करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन अर्ह है। किसको हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उसमें अर्हता है? पहली चीज देखिए कि भारत का नागरिक ये हो। दूसरी चीज है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी वर्ष की? 35 वर्ष की। और तीसरी चीज है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य ही क्यों चुने जाने की योग्यता रखने की बात कही गई है। पहली बात आप देखिए, जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां पर लोकसभा जो है भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति होगा। इसलिए यहां पर लोकसभा की ही सदस्यता की योग्यता को यहां पर निर्धारित किया गया है। तीसरी चीज, एक चीज यह कहा गया है कि उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज आप यहां पर देखिए, ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद से क्या मतलब है कि लाभ के पद का सीधा सा मतलब है कि संघ सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीन कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या लोक या हम अन्य प्राधिकारी की बात कहते हैं। ये अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी का शब्द जो है आप पाएंगे कहां पर प्रयोग किया गया है? ये अनुच्छेद 12 में प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 12 में आप देखेंगे तो जब हम आते हैं तो वहां पर दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। जैसे कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आप देखते हैं कि पंचायतें हो गई, नगर निगम हो गया, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, ये सब चीजें स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य प्राधिकारी में देखिए कौन आएगा? अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आपको देखना है तो जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो गई, या हम कई चीजों की बात करें वो अन्य प्राधिकारी की बात आती है। लेकिन अन्य प्राधिकारी ये राज्य सरकार की बात कही गई है। उसके जो होंगे उसके अंतर्गत होंगे सीधे सीधे जो राज्य सरकार के नियंत्रण में, जो सरकारी अधिकारी, सरकारी डिग्री कॉलेज। लेकिन अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई भी व्यक्ति वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र की मानी जाती है कि इनको एक सहायता दी गई है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये छूट हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है वहां का कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो आप यहाँ पर देखिए ये योग्यता के लिए शर्तें हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर एक चीज की और चर्चा करना चाहते हैं कि जिसको कि आप यहाँ पर समझिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई खड़ा हो रहा तो ऐसे तो नहीं होगा।
उसके लिए एक चीज ये चाहिए कि 50 लोग उसके नाम को प्रपोज करें और 50 प्रस्तावक हों और 50 उसके अनुमोदक होने चाहिए। 50 अनुमोदक होने चाहिए जो इसके यहाँ पर मतदाता हों, जैसे विधानसभा या फिर लोक संसद के सदस्य के रूप में हों, तो उनकी भी बात आती है, वो भी जरूरी है। एक चीज और भी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी जरूरत है कि 15,000 रुपए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। कितना? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। 50 प्रस्तावक और प्लस 50 अनुमोदक। ये भी चाहिए जब आप कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके लिए ये भी चाहिए और इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। और उसके बाद जो ये जमा होता है, ये अपना नॉमिनेशन कहाँ जमा करता है, उसके लिए जो निर्वाचन अधिकारी होता है, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से होते हैं। एक बार लोकसभा का महासचिव, दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव जो होता है, जिसके यहाँ राष्ट्रपति का नॉमिनेशन जो है वो जमा किया जाता है। ये व्यवस्था बनाई गई है। राष्ट्रपति को अपने चुनाव में 1/6 जो कुल मत पड़े होते हैं उसका कितना? 1/6 अगर वो मत पाता है तब उसकी जमानत बची रहती है, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती है। अब आप देखिए, हम यहाँ पर अर्हता की बात करते हैं। यहीं पर अर्हता में एक चीज और भी जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या संघ या राज्यों का मंत्री है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। संघ और राज्य के मंत्री से क्या मतलब है? जैसे यूपी है, यूपी राज्य में जितने मंत्री हैं ये चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाए, अपनी जैसे नहीं हो सकती। उसी प्रकार से आप देखिए कि केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, उनको अपने पद से त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सांसद खड़ा होता है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब अगली चीज पर हम आते हैं जिसको कि हम कहते हैं पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होती हैं उसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 59। पहली शर्त यह है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि वह सदस्य है तो जैसे ही वह राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है, अपना शपथ ग्रहण करता है, उसी समय उसका पद स्वतः खाली हो जाएगा। कहां से? उस हाउस से जहां पर वह सदस्य है। अब आप यहां पर देखिए, सदस्य कैसे वो रह जाएगा भाई? अगर वो मंत्री है तभी सदस्य रह जाएगा, क्योंकि मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और मंत्री कब रहेगा? जब वह उस सदन का सदस्य हो। तो ऐसी स्थिति में जब वह राष्ट्रपति चुना जाएगा तभी उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। अगली चीज यहां पर देखिए, पद के लिए दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के लिए एक चीज और भी है कि पद के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है कि उसको बिना कोई कुछ दिए अपने पद का प्रयोग करने का पूरा, अपने एक कार्यालय मिलेगा जो उसको आवास का, उसका वो प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, और उसके अलावा वो कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करेगा। एक चीज और भी है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होता है, यहां पर देखिए क्या कि किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। कौन से सदन? नंबर 1 संसद, और दूसरी चीज राज्य विधानमंडल। अगर है तो क्या होगा? उसको उससे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जैसे वह राष्ट्रपति चुना जाता है और अपना शपथ ग्रहण करता है, ये पद स्वतः अपना स्थान खाली हो जाता है। तीसरी चीज देखिए, एक चीज ये बताएं कि राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करेगा।
कोई अन्य लाभ का पद, अन्य लाभ का पद। अब अन्य लाभ का पद का मतलब क्या चीज हुआ कि भैया कहीं पर कोई और नौकरी करे, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति है तो भैया एक नौकरी और कर लेते हैं, राष्ट्रपति तो है ही है, तो वो कोई पद नहीं ले सकता, कहीं पर भी कोई पद नहीं ले सकता, उसको केवल भारत का राष्ट्रपति रहना है। तीसरी चीज, इसके बाद अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या है, उसको जो आवास मिलेगा, कार्यालय, वह भी मिलेगा मुफ्त। चौथी चीज क्या चीज होगी कि आप इसके बाद चौथी चीज देखिए, जो उसकी उपलब्धियां हैं। एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिए, आप राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। संविधान में देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगा, उपलब्धि शब्द का प्रयोग मिलेगा। यहां पर उपलब्धियां कहा जाता है, इमॉन्यूमेंट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ना कि उसके लिए वेतन शब्द का प्रयोग होता है। तीसरी चीज आप यहां पर देखिए कि जो हम यहां पर देखें वह उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती। चौथी चीज देखिए, यहां पर हम आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको कि हम कहते हैं शपथ। शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। किसकी? दो चीजें, एक देखिए पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता की शपथ, पद की शपथ में क्या लेता है कि वह किस पद पर है और उस पद और गोपनीयता। यहां पर देखिए, यहां पर संविधान के अभिरक्षक की शपथ लेता है राष्ट्रपति। संविधान के अभिरक्षक की शपथ लेता है, कहने का मतलब वह संविधान को क्या चीज करेगा? संरक्षण करेगा, उसका परिरक्षण करेगा, और उसके साथ साथ किसी भी प्रकार से करने का मतलब कि संविधान को ना तो वो नुकसान पहुंचाएगा, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब प्रेसिडेंट क्या है? कस्टोडियन है, जिसको कहते हैं। अभिरक्षक का मतलब कस्टोडियन। आप देखते हैं कस्टोडियन क्या है, जैसे पुलिस जब किसी को पकड़ के ले जाती है तो क्या होता है? पुलिस की कस्टडी में होता है, मतलब उसकी अभिरक्षा में होता है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान राष्ट्रपति की अभिरक्षा में होता है। राष्ट्रपति जैसे है उस संविधान को वैसे ही बनाए रखता है, उसमें छेड़छाड़ कुछ न करता है न करने देता है। कहने का मतलब है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज है, हम जिस पर आते हैं कि जिसको कि हम कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाने की बात है उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 56 में यह व्यवस्था है, अनुच्छेद 56। जैसे कि देखिए अनुच्छेद 56 में पद, अनुच्छेद 56 में पदावधि बताई गई। पदावधि मतलब जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा उस दिन से 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या चीज हुई? वह कैसे पद त्याग कर सकता है? त्याग पत्र दे करके। त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उस त्याग पत्र को लोकसभा के अध्यक्ष के पास भेजेगा। तीसरी चीज आप इसके बाद और देखें कि राष्ट्रपति जो यहां पर, तीसरी चीज त्याग पत्र के अलावा मृत्यु से उसका पद खाली होगा। चौथी चीज क्या चीज है कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 56 के अंतर्गत और किस लिए खाली होगा? अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद तब खाली होगा जब वह संविधान के उल्लंघन के कारण अपने पद से किसके द्वारा हटाया जाए? महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को यह कहा गया है कि महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है
अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग कहा गया है, वहां महाभियोग क्या होगा? पहली बात आप देखिए, जब महाभियोग की बात हम करते हैं तो महाभियोग में आप देखिए राष्ट्रपति पर ही केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। महाभियोग में आप यहां पर देखें कि हम दो चीजों की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है, और कोई कारण नहीं है जिससे कि राष्ट्रपति को हटाया जा सके पद से। अगली चीज यहां पर देखिए, हम जब यहां पर बात करते हैं तो पहले यहां पर देखिए किसी सदन के, चाहे कोई भी सदन, प्रथम सदन हम जिसको कह लें, प्रथम सदन और द्वितीय सदन, सपोज कीजिए कि पहला सदन जो है राज्यसभा है, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य, कहने का मतलब 1/4 सदस्य, कुल सदस्यों के कितने? 1/4 सदस्य किसके? कुल सदस्यों के। क्या करें? एक आरोप पत्र, किस चीज का आरोप पत्र? संविधान के अतिक्रमण का 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव से भेजे के रूप में भेजें। पहली चीज देखिए, प्रस्ताव के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजें, और उसके बाद देखिए जब 14 दिन बीतेगा तो यह सदन स्वतः ही आहूत हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 14वें दिन क्या होगा? ये सदन बैठेगी। अगर कुल सदस्यों के कितने? कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य, कितने? यहां पर आप देखिए 2/3 किसके? कुल सदस्यों के। किसके कुल सदस्यों के? इस सदन के, जिस सदन ने आरोप लगाया है। ये लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। जिसने भी आरोप लगाया है उसके 2/3 बहुमत से अगर ये पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, और अब जो है दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर यह लगने वाला प्रस्ताव यहां जाएगा। दूसरे सदन में आप देखिए, जब ये दूसरे सदन में पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा? यह सदन जो है अन्वेषण करेगा। अन्वेषण का मतलब जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या चीज? जो आरोप है, आरोप की या तो इन्वेस्टिगेशन यानी जांच करेगा या कराएगा। अब इस जांच के दौरान जब ये जांच हो रहा है तब राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा यहां पर उपस्थित होने का अधिकार होगा कि वह अपना बचाव कर सके। इसके उपरांत अगली चीज देखिए, फिर क्या होगी? अगली चीज देखिए, उसके बाद इस सदन में एक काम और होगा, बैठक होगी। इस सदन की बैठक में होगी, और फिर प्रस्ताव जो है इस अन्वेषण के बाद अगर इसमें प्रस्ताव आता है और वो प्रस्ताव दूसरे सदन के 2/3 कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग सिद्ध हुआ और राष्ट्रपति अपने पद से उसी दिन हट जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो किए गए कृत्य हैं इस तारीख तक वह वैध माने जाते हैं। एक बात और भी यहां पर ध्यान देना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की है उसी एक सत्र में की जानी चाहिए। इसके लिए दूसरे सत्र का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब अगली चीज यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं महाअभियोग यहां पर हो गया, और महाअभियोग के बाद अगर राष्ट्रपति जब हटता है तो उसकी जगह कौन लेता है? उपराष्ट्रपति लेता है। अब उसके बाद देखिए रिक्तियों का भरना। रिक्तियां कैसे भरती हैं? रिक्तियों का मतलब यह है कि आप यहां पर देखिए
कि अनुच्छेद 56 में कैसे उसकी पदावधि में है, वो त्याग पत्र दे सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या जैसे कि देखिए तीसरी चीज है कि महाभियोग लग सकता है। चौथी चीज, एक चीज और भी इसके साथ साथ हो सकती है कि अन्य कारण हो सकते हैं। अन्य कारण जैसे कि देखिए कि अनुच्छेद 102 के अंतर्गत कोई भी प्रधानमंत्री अगर सपोज कीजिए है तो लोकसभा या संसद का सदस्य, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है और सदस्यता चली जाती है, तो भी आप यहीं पर देखिए कि वह व्यक्ति जो किसी वजह से अयोग्य हो गया, कौन, यहां पर देखिए हम जिसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति, किसी वजह से अयोग्य हो गया कि वह जो पद के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 71 में यह व्यवस्था दी गई है कि उसके निर्वाचन के संबंध में अगर कोई भी मामला होता है तो कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा। उच्चतम न्यायालय ने मान लीजिए राष्ट्रपति को अयोग्य ठहरा दिया, 102 में जैसे संसद के लिए दिया गया है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए दिया गया है। अगर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के अंतर्गत अयोग्य ठहरा दिया गया तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। और जब पद रिक्त होगा किसकी स्वरूप में, यहां पर आप देखिए 3-4 चीजों की बात है। जो पद रिक्त होगा, अगर सपोज कीजिए कि उसका पद रिक्त हो रहा है, कंडीशन क्या है पद रिक्त होने की, यहां पर पद रिक्त कब होगा? रिक्त एक चीज होगा पदावधि की पूरी होने पर, पदावधि, दूसरी चीज है मृत्यु, तीसरी चीज है त्याग पत्र, चौथी चीज है जैसे देखिए महाभियोग, और महाभियोग जो है, और अगली चीज 5वीं चीज जो है जिसको कि हम कह सकते हैं अन्य कारण। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने अयोग्य ठहरा दिया, हम उसकी बात करते हैं, तब भी ये चीजें यहां पर हो सकती है कि उच्चतम न्यायालय ने अगर अयोग्य ठहरा दिया तब भी उसकी, अगर ये पद है, ये चीज, तो जिस दिन पद रिक्त होता है उससे 6 माह, कितना, 6 माह के भीतर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। और जब पदावधि समाप्त, तो पदावधि समाप्त से पहले ये चुना जाना चाहिए। आप यहां पर देखिए, अगर पदावधि समाप्ति की बात है तो पदावधि समाप्ति से पहले, लेकिन अगर मृत्यु का है, त्याग पत्र का है, महाभियोग का है या अन्य कारण, जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने उसको अयोग्य ठहरा दिया या किसी वजह से उसका इलेक्शन अवैध कर दिया गया, तो पदपत्र रहेगा नहीं। तो ऐसी दशा में वह 6 माह के भीतर, जिस दिन पद रिक्त होता है उस दिन से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। आज का टॉपिक यहीं पर पूरा करते हैं। आपको कोई भी चीज यहां पर समझना हो या दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फोन पर हमसे सीधे संपर्क कीजिए। अब अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।